डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि भारत के संघात्मक शासन में एकात्मक तत्व कौन से हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने 10-12 पॉइंट का अध्ययन कर लिया था। भारत के संघात्मक शासन या संघात्मक व्यवस्था कह सकते हो। संघात्मक व्यवस्था में एकात्मक तत्व, ठीक है। तो उसमें हमने 10-12 पॉइंट इसमें पढ़ लिए थे, जैसे आपातकालीन प्रावधान है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है, एकल नागरिकता है। ये सारे जो है ऐसे तत्व हैं जो एकात्मक ये हैं। तो 7 और लगभग हमने जो है 8 पॉइंटों का अध्ययन कर लिया था। प्रारंभिक बातों में भी एक रूपता हमने पढ़ी थी कि जैसे देश की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, उनकी नियुक्ति और परीक्षाएं केंद्र सरकार आयोजित करती है, लेकिन उनकी नियुक्ति राज्यों में होती है। ठीक है, उन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, पर उनको अपॉइंट राज्यों में किया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का, इसके अलावा एक राष्ट्र ध्वज है देश का, तिरंगा जो है, तो ये अमेरिका की तरह अलग अलग राज्यों का अलग अलग नहीं है। ठीक है, एक संविधान है, राष्ट्रगान हमारा जन गण मन जो है वो पूरे देश का एक है। राष्ट्र जो गीत है वंदे मातरम, वो पूरे भारत का एक है। ठीक है, तो ये तत्व, प्रारंभिक जो तत्व हैं वो भारत को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर हमने नमा पॉइंट पढ़ा था, एकल न्यायिक व्यवस्था। एकल न्यायिक व्यवस्था, इसको भी हमने अध्ययन कर लिया था। एकल न्यायिक व्यवस्था का भी हमने अध्ययन किया था कि अलग अलग राज्यों की न्यायिक व्यवस्था भिन्न नहीं है, बल्कि पूरे भारत का जो है न्यायिक व्यवस्था एकात्मक है। देश में सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। और पूरे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है वो उच्चतम न्यायालय के अधीन चलती है। सबसे ऊपर सुप्रीम जो उच्च स्तर पर जो है वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, और वो नई दिल्ली में है। ठीक है, और उसके अधीन बाकी जो है न्यायिक व्यवस्था का जब हम ढांचा पढ़ेंगे, न्यायपालिका जब हम पढ़ेंगे, तो पिरामिड आकार है। तो उच्चतम न्यायालय के नीचे जो है वो उच्च न्यायालय होते हैं, अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो होते हैं, और उनके अधीन जो है वो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, और ये इनकी संख्या कई होती है। तो सबसे ऊपर शिखर पर जो है उच्चतम न्यायालय है। तो न्यायिक व्यवस्था एक है, पहली बात। दूसरी बात, जो न्यायिक प्रावधान है, इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय जो न्यायिक व्यवस्था है वो एक समान है, एक ही रूप में चलती है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग राज्यों की न्यायिक व्यवस्था में भिन्नता हो सकती है या है। ठीक है, अगर आप एक राज्य में कोई अपराध करते हो तो उसकी सजा अलग हो सकती है, दूसरे राज्य में कोई अपराध करते हो तो उसकी सजा अलग हो सकती है। अमेरिका में कह दो, ऑस्ट्रेलिया में कह दो। लेकिन भारत में न्यायिक व्यवस्था में किसी तरह की भिन्नता नहीं है। राजस्थान में अगर कोई अपराध आपने किया है, या कोई चोरी की है, या कोई मर्डर किया है, तो वही सजा होगी जो गुजरात में या महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में है। क्योंकि देश की जो न्यायिक व्यवस्था है वो एक ही सिस्टम से चलती है, एक ही न्यायिक व्यवस्था देश की जो है। भारत में सभी न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कह दो या सर्वोच्च न्यायालय कह दो, उसके अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें न्यायिक व्यवस्था में किसी तरह की भिन्न नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, समय समय पर इसके जो प्रावधान है, इसने जो नियम बनाए हैं या इसने जो फैसले दिए हैं, उनको अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू किया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकल और संगठित न्यायिक व्यवस्था है। तो ये भी राज्य को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। ये भी एकात्मक व्यवस्था के जो है तत्व है जो हमारे संघात्मक व्यवस्था में स्वीकार किया गया है। ठीक है, 10वां जो पॉइंट है जो एकात्मक तत्व के अधिक नजदीक है, या जो भारत के संघात्मक शासन को एकात्मक में बदलता है, वो है राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं। राज्यों को पृथकता का अधिकार नहीं। राज्यों को पृथकता का अधिकार नहीं।
देखिए, हमने बात की थी कि संघात्मक शासन के दो मॉडल दुनिया भर में प्रचलित हैं। एक है अमेरिकी मॉडल, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मॉडल, और दूसरा भारतीय मॉडल है। तो भारत का मॉडल जो है वो अनोखा मॉडल है। संघात्मक अमेरिका का जो मॉडल है उसमें राज्यों की सहमति से जो है वो केंद्र का निर्माण या संघ का निर्माण होता है। इसलिए अमेरिका को यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, जो 50 राज्यों के या 50 इकाइयों से मिलकर के सहमति से बना हुआ है। ठीक है। जबकि भारत में जो है वो केंद्र सरकार अपनी सुविधा और प्रशासनिक कार्य के अनुसार जो है वो क्या करती है, इनका राज्यों को जो है गठन करती है। ठीक है। यानी केंद्र के द्वारा अलग अलग राज्यों को जो है राज्य की जो व्यवस्थापिका या हम कह सकते हैं राज्यों की जो कार्यपालिका विभाजित की गई। जैसे अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको अलग करके और केंद्र सरकार ने दो नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। तो भारत में केंद्र के नियंत्रण में, यानी केंद्र अपनी प्रशासनिक कार्यकुशलता की दृष्टि से और अपनी सुविधा की दृष्टि से राज्यों का जो है गठन करता है। ठीक है। तो यहां सारे केंद्र के अधीन है, केंद्र के पास ये शक्तियां हैं। ठीक है। कि वो दो नए राज्यों का गठन कर सकता है, किसी एक राज्य के दो भागों में विभाजित करके नए राज्य का, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया। ठीक है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को राज्य को जो है दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये केंद्र के अधीन है। तो केंद्र के राज्यों को जो है वो संघ से पृथक होने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। कोई भी राज्य अपने आप को भारत से अलग करने की जो है बात नहीं कह सकता या नहीं कर सकता। अमेरिका में चूंकि राज्यों की सहमति से जो है वो संघ का निर्माण हुआ है, इसलिए किसी भी राज्य को इस संघ से यानी यूएसए अमेरिका से अलग होने का अधिकार है, क्योंकि जब तक राज्यों की सहमति है वो केंद्र के साथ रहेगा। उन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए संघ का निर्माण किया है। ठीक है। तो अमेरिका में राज्यों को पृथक होने का अधिकार है, इसलिए अमेरिका को विनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहते हैं। जबकि भारत में संघात्मक शासन का निर्माण संघ के द्वारा किया गया है। तो भारत संघ के राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि मैं भारत के साथ नहीं रहूं, उसे केंद्र से अलग होने, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है। संविधान में 16वां संविधान संशोधन में साफ लिखा हुआ है। 16वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में, उसमें साफ कहा गया था। 16वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में, उसमें ये कहा गया था कि संघ को किसी भी राज्य की राज्य या इकाई को जो है संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। और इस मामले में किसी प्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, इसका मतलब कोई राज्य ये नहीं कह सकता, अखबारों में, पत्र पत्रिका में या मीडिया पर ये नहीं कह सकता कि मैं संघ से अलग होऊंगा। जैसे पंजाब में खालिस्तान की मांग समय समय पर होती है, लेकिन इस चीज को जो है देश के गैर कानूनी माना गया, राष्ट्र विरोधी माना गया। तो आप इस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते जो देश को जो है राज्य की इकाइयों को जो है संघ से अलग होने की बात कहता हो। तो इस 16वें संशोधन में ये साफ कहा गया है कि राज्यों को न तो केंद्र संघ से पृथक होने का अधिकार होगा, न वो किसी राज्य की जो है केंद्र से अलग होने की बात कर सकते हैं, और न इस मामले में किसी तरह की कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकता कि मुझे संघ, यानी इसका मतलब वो देश के टुकड़े करने की बात कह रहा है। तो 16वें संशोधन में साफ कहा गया है कि संघ से पृथक होने के मामले में किसी प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, यानी किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने की कोई आजादी नहीं होगी। ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ है 11वां जो विशेषता है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर संघ को जो है मजबूत स्थिति प्रदान की गई। दूसरी बात जो 11वां पॉइंट है कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार केंद्र को है। ठीक है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र को है, और
इसके परिवर्तन में राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। परिवर्तन में राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। ठीक है, 11वां पॉइंट ये भी एकात्मक स्वरूप को प्रदान करता है। जैसे कि हमने इससे पहले पॉइंट में बात की थी कि संघ अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपनी कार्यकुशलता के आधार पर जो है 2 नए राज्यों का या एक राज्य के 2 टुकड़े कर सकता है, 2 भागों में बांट सकता है। जैसे सन 2000 में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 3 नए राज्य बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया था, बिहार से झारखंड बनाया गया था, बिहार छत्तीसगढ़ बनाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश एमपी से छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। तो ये प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किए गए थे, 3 नए राज्य बने थे। इसी प्रकार केंद्र संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 में साफ स्पष्ट है कि अगर कोई केंद्र जो है वो कई 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकता है, एक राज्य की 2 जो है सीमाओं में परिवर्तन करके 2 नए राज्यों का गठन कर सकता है। और इसमें वो राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है, राज्यों से पूछना अनिवार्य नहीं है, राज्यों के जरूरत सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संविधान के अनुच्छेद 1, 2 में साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अमेरिका में अगर कोई अमेरिका में इसके विपरीत है। अमेरिका में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना राज्य के हाथ में है, उसे संघ की अनुमति कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संसद अब राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भारत में किसको दे रखा है? संसद को। संसद जो है वो राज्य की सहमति के बिना ही किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। पुनर्गठन कर सकती है यानी नए राज्य बना सकती है। ठीक है, 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना सकती है, या एक राज्य को विभाजित करके 2 या 3 नए राज्य बनाए जा सकते हैं। ये अधिकार केवल संसद के पास है। ठीक है, तो संसद को ये अधिकार है, संविधान में साफ लिखा हुआ है। जब संसद की शक्तियां पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि संविधान में लिखा हुआ है कि संसद चाहे तो किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। जैसे हाल ही में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। ये एक संसद ने किया, केंद्र सरकार ने किया। संसद में जो है संविधान में संशोधन करके और 29 राज्यों से वापस 28 राज्य हो गए। तो संसद को ये अधिकार है और इसमें वे उसकी सीमाओं में बदलाव कर सकती है, और वो भी केवल सामान्य बहुमत से। ऐसा नहीं 2/3 बहुमत से या राज्यों की सहमति से ऐसा करना पड़े। सामान्य बहुमत से ही, यानी संसद या लोकसभा और राज्यसभा अपने सामान्य बहुमत से ही किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकती है, या एक नया राज्य बना सकती है, या 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना सकती है। ठीक है, तो ये संसद को अधिकार है, उसमें वो राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार से पूछा नहीं गया था अभी, जब उसके केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख में बांटा गया। तो संसद पुनर्गठन करने के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 7 में साफ लिखा हुआ है। अनुच्छेद 7 में ये लिखा हुआ है कि इसमें राज्यों के विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। राज्यों की जो विधानमंडल है यानी विधानसभा या जो भी है, उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसको सूचना जरूर कर सकती है। ठीक है, सूचना कर सकती है, भाई आपके राज्य को 2 भागों में बांट रहे हैं हम, या 2 राज्यों को 2 भागों में मिला के एक राज्य बना रहे, तो उसमें राष्ट्रपति जो है उसको विचार करने के लिए जरूर कह सकता है, लेकिन या सूचना दी जा सकती है, उससे सहमति लेने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 7 में साफ लिखा हुआ है, संसद चाहे तो किसी भी राज्य के जो है सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसका पुनर्गठन कर सकती है। ठीक है, अगर चाहे तो राष्ट्रपति जो है इस मामले में क्या कर सकता है, उस राज्य के विचार जान सकता है कि भाई आप क्या चाहते हो। राष्ट्रपति चाहे तो अपनी मर्जी से, ठीक है, उस राज्य के विचार जान सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उनसे पूछ के ऐसा करे, यानी संसद बिना पूछे ही राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकती है। अनुच्छेद 7 में साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एकात्म यानी संसद को जो है राज्य की सीमाओं में बदलाव करने की शक्ति देना, इसका मतलब ये जो है भारत को एकात्मक स्वरूप की एक विशेषता है। ठीक है,
तो ये हम कह सकते हैं भारत में जो एकात्मक संघात्मक होते हुए भी कुछ लक्षण जो एकात्मक के हैं। तो ये 11 पॉइंट हमने पढ़ लिए। 12वां पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं वो है लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं 3 प्रकार की होती है। अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो 3 तरह की होती है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस को बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस को बोलते हैं भारतीय पुलिस सेवा और आईएफएस को बोलते हैं भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो अखिल भारतीय सेवाओं को 3 कैटेगरी में ये रखा गया है। तो ये परीक्षाएं, यानी इन सेवाओं की परीक्षाएं जो है वो केंद्र सरकार करवाती है, यानी यूपीएससी केंद्र जो है राज्य संघ लोक सेवा आयोग इनकी परीक्षाएं करवाता है और इनकी सारी कुछ नियम जो है नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और इनकी नियुक्ति राज्यों में होती है। ये होते तो केंद्र के अधिकारी होते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति राज्यों को होती है। राज्य ही केंद्र सरकार ही इनके लिए नियम और प्रावधान बनाती है। जैसे जिला कलेक्टर एक आईएएस अधिकारी होता है, आईएएस की परीक्षाएं यूपीएससी करवाता है, केंद्र सरकार करवाती है और इनकी नियुक्ति जिले में होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में अमेरिका की तरह संघ और राज्यों के लिए अलग अलग सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं नहीं है, कि जो कुछ अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके लिए अलग अलग सेवाएं नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 312 में भारतीय जो प्रशासनिक सेवाएं उनका जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन किया गया है और ये सेवाएं संघ और राज्य दोनों के लिए होगी। इन सेवाओं को संघ और राज्य दोनों के लिए लागू किया गया है, यानी ये सेवाएं संघ की है, संघ इनकी नियुक्ति करता है, संघ इनके लिए नियम बनाता है और इनकी नियुक्ति राज्यों में होती है। और कुछ राज्य सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं में भी जो है भेजा जा सकता है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति संघ के द्वारा किसी भी विभाग में की जा सकती है, किसी भी राज्य में की जा सकती है। ठीक है, ये राज्य के अधीन होते हैं, राज्यों में नियुक्ति होती है, लेकिन ये इनका जो नियम है वो केंद्र के लागू होते हैं। तो इनमें राज्यों के अधीन होते हुए भी इनको जो है संघ सरकार द्वारा इनको हटाया जाने का अधिकार संघ को है। इनकी नियुक्ति राज्यों में होती है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार, इनके लिए नियम बनाने का अधिकार संघ सरकार या केंद्र को है। तो इस तरह हम कह सकते हैं अलग अलग राज्यों के लिए जो अलग अलग प्रशासनिक सेवाएं नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी है, ये जो 12 विशेषताएं हमने पढ़ी है वो हम सकते हैं भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी एकात्मक स्वरूप है। तो 10-12 विशेषताएं हमने पढ़ ली जो भारत में जो है संघात्मक होते हुए भी एकात्मक तत्व है। तो अब इतनी विशेषताएं पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि भारत का शासन संघात्मक है या एकात्मक है? एक तरफ आप कह रहे हो संघात्मक शासन की विशेषताएं शुरुआत में हमने पढ़ी, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि एकात्मक तत्व भी हैं। तो भारत में जो संघवाद की जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की है? तो नया हेडिंग लगाते हैं, भारत में संघवाद की प्रवृत्ति। तो देखिए नेचर कैसा है, भारत का संघवाद किस प्रकार का, किस प्रवृत्ति का है। ठीक है, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि भारत का संघवाद है ही नहीं, ये वास्तव में एकात्मक, आधा संघवाद है और आधा एकात्मक। ठीक है, कुछ इसे संघात्मक शासन मानते ही नहीं है। कुछ कहते हैं कि संघात्मक है लेकिन एकात्मक भी का भी मिश्रण है। तो अलग अलग विद्वानों ने भारत के संघवाद की प्रकृति के आधार पर अलग अलग जो है नाम दिए हैं इसको। जैसे अगर बात करें तो भारत में संघात्मक स्वरूप को जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से जाना है। जैसे एक विद्वान है केसी वियर, केसी वियर, याद रखना है आपको, एक एक नंबर का सवाल आ सकता है। केसी वियर ने जो है भारत को जो है भारत के संघवाद की जो विशेषताओं को देख करके इसे अर्ध संघात्मक, अर्ध संघीय माना है, अर्ध संघीय शासन कहा है। क्या नाम दिया है इसे? अर्ध संघीय या अर्ध संघात्मक नाम दिया है।
भारत का शासन कैसा है? केसी वियर के अनुसार भारत का शासन कैसा है? अर्ध संघात्मक हो या अर्ध संघीय शासन, न तो एकात्मक है, न पूरी तरह संघात्मक, न एकात्मक। तो इन्होंने, क्योंकि प्योर संघात्मक शासन की विशेषता तो आपको कहाँ मिलेगी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो केसी वियर ने भारत के संघात्मक शासन को किस नाम से जाना है? अर्ध संघीय या अर्ध संघात्मक। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि कौन से विद्वान भारत के शासन को, संघात्मक शासन को अर्ध संघात्मक या अर्ध संघीय मानते हैं? तो आपको याद रखना है केसी वियर जो है, जो ऐसे विद्वान है जो भारत के शासन को अर्ध संघात्मक मानते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा एक विद्वान हुए ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ये भी पाश्चात्य विचारक हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं। उन्होंने भारत के संघात्मक को कहा, नाम दिया है सहयोगी संघवाद। सहयोगी संघवाद। सहयोगी मतलब केंद्र और राज्यों में आपस में बहुत सहयोग है और इसीलिए 70 सालों से भारत का जो है हम एकता के सूत्र में बांधने में कामयाब रहे हैं। तो केंद्र और राज्य आपस में सहयोग करके काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्यों में किसी तरह का विभेद वाली बात नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत के संघवाद को किस नाम से जाना है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद। ठीक है। तो सहयोगी मतलब केंद्र और राज्य आपस में सहमति से कार्य करते हैं। तो भारत के ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत के संघवाद को किस नाम से जाना है? सहयोगी संघवाद। इसी प्रकार एक विद्वान हुए मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स ब्रिटिश विद्वान है। इन्होंने भारत के जो संघवाद को जो है माना है सौदेबाजी वाला संघवाद। सौदेबाजी, सौदेबाजी वाला संघवाद। मॉरिस जोन्स ने भारत के संघवाद को क्या नाम दिया है? सौदेबाजी वाला संघवाद। ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों ने भारत को संघात्मक को, शासन को जो है, क्योंकि इसमें एकात्मक के भी गुण हैं, विशेषताएं हैं, इसलिए भारत के संघवाद को अलग अलग नामों से जाना है। केसी वियर ने भारत के संघवाद को क्या कहा है? अर्ध संघीय संघवाद या अर्ध संघीय शासन, अर्ध संघीय या अर्ध संघात्मक शासन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत के संघवाद को क्या माना है? सहयोगी संघवाद। मॉरिस जोन्स ने भारत के संघवाद को क्या माना है? सौदेबाजी वाले संघवाद। ठीक है। हमारे संविधान निर्माताओं में भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो मानते थे, वो चाहते थे कि केंद्र मजबूत हो। ठीक है। इसलिए उन्होंने कठोर संघवाद को जो है स्वीकार नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि भारत का जो संघवाद है वो कठोर संघवाद हो अमेरिका की तरह। इसलिए उन्होंने जो है वो केंद्र को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करने पर जोर दिया। केंद्र को मजबूत स्थिति प्रदान करने का जो है उन्होंने जोर दिया, ताकि देश की एकता और अखंडता को किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो। ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्र को मजबूत स्थिति प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है कई ऐसे प्रावधान जो है भारत के संघवाद में व्यवस्था में डाले, जो आपने 10-11 पॉइंट पढ़े। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कई ऐसे प्रावधान जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आपातकालीन प्रावधान है, वित्त आयोग जैसी संस्थाएं हैं, ये ऐसी है जो भारत को मजबूत संघवाद के रूप में प्रदान करती है। एकात्मक होने इसके साथ साथ ये एकात्मक विशेषताएं हैं, फिर भी भारत का संघवाद एक मजबूत स्थिति में है। ठीक है। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो सहयोग के रूप में काम करती है, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी जो है, योजना आयोग जो पहले योजना आयोग था, अब इसका नाम बदल करके नीति आयोग हो गया है। ठीक है। अब इसका नाम नीति आयोग हो गया है। तो ये वित्त आयोग, तो ये सब जो है आयोग इसलिए बनाए गए ताकि केंद्र और संघ जो राज्य मिलकर के, उसकी इकाइयां मिलकर के एक साथ जो है वो कोऑपरेटिव रूप से, एक तरह से सहयोगात्मक रूप से कार्य करें। ठीक है। तो इनमें राज्यों की भागीदारी निभाई गई। इनमें जो है राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य या अध्यक्ष होते हैं। तो ये संस्थाएं इसलिए बनाई गई है ताकि केंद्र और राज्य
आपस में मिलजुल करके कार्य करे और भारत का जो संघात्मक शासन है वो एक मजबूत स्थिति में हो। तो अब तक हमने पढ़ लिया था भारत के संघात्मक शासन की जो विशेषताएं उनका अध्ययन हमने पूरा कर लिया था। शुरुआत में हमने पढ़ा था भारत में जो संघात्मक शासन की जो क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें हमने सारी जो है 10 बार 5 और 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर हमने पढ़ा था भारत के संघात्मक शासन में कौन कौन से एकात्मक तत्व हैं। तो हमने 10-11 पॉइंट जो हमने पढ़ लिए थे कि भारत का शासन संघात्मक होते हुए भी ये विशेषताएं जो है एकात्मक की है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें आपको क्या पॉइंट समझ में नहीं आया उसको आपको जो है मेरे को लिखित रूप में आप बना के इसको दें। धन्यवाद।